हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हम कर रहे थे एमसीक्यूज। 50 एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द चैप्टर 19 बच्चे ऑफ द क्लास 11 एंड दिस इज द रिविजन फॉर द नीट एग्जाम और फॉर द टीचिंग एग्जाम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 51 एंड द क्वेश्चन इज 51 क्वेश्चन में है आपके पास क्या लिखा है। What will happen if the stretch receptors of urinary bladder are totally removed? अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स को हम रिमूव कर दें तो क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करके रखता है यूरिन को, ये हमें पता है। और इनके पास इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं जिनका नाम है डेट्रूसर्स muscles. These muscles have a stretch receptor that gives signal to the CNS central nervous system so that वो हम जो यूरिन है उसको हम पास कर सकें। इट शुड बी पास आउट फ्रॉम द बॉडी। किसको पास करना है? यूरिन को हमने पास आउट करना है। सो दिस सिग्नल इज, ये जो सिग्नल है ये हम ब्रेन को देते हैं कि हाँ हम उन स्ट्रेच रिसेप्टर्स की हेल्प से सिग्नल जो है वो सीएनएस को जाता है एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको हम रिलैक्स रखते हैं। द एक्ट ऑफ पासिंग आउट यूरिन इज नोन एज अ मिक्टुरेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज मिक्टुरेशन। यहाँ पे स्पेलिंग आपको लिखे हुए हैं। और अगर हम इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स को ही रिमूव कर दें, यहाँ से हटा दे, तो सिग्नल भी नहीं जाएगा। एक्ट ऑफ पासिंग आउट द यूरिन, जो बॉडी से बाहर निकालना यूरिन है, वो काम भी नहीं होगा। मतलब देयर विल बी नो मिक्टुरेशन। अगर मिक्टुरेशन नहीं होगी तो यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही रह जाएगा। तो विदाउट स्ट्रेच रिसेप्टर्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वुड बी देयर इन द यूरिन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 52 जो है हमारे पास क्या है? What do lysozyme present in the perspiration? जो आपका स्वेट है, जो आपका पसीना है, उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे ये इंजाइम्स। सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, टीयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये किस चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं? जब कभी भी इस नाम को देखो ना तो समझ आना कि वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दिस ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। ठीक है, बाकी सब वायरस से रिलेटेड नहीं है, ये फंजाई से रिलेटेड नहीं है ये। दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर आर बोमन ग्लैंड? ध्यान से पढ़िएगा, दिस इज नॉन अ बोमन कैप्सूल नहीं है ये, दिस इज ग्लैंड लोकेटेड। और बोमन ग्लैंड को ही हम ऑल्फैक्टरी ग्लैंड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्फैक्टरी ग्लैंड। ऑल्फैक्टरी वर्ड इज रिलेटेड टू द स्मेल, और स्मेल रिलेटेड है तो नोज से रिलेटेड है। So this is the olfact. It is present in the olfactory epithelium of our nose. लोकेशन पूछी थी, लोकेशन है नोज में, क्योंकि olfactory वर्ड है इससे रिलेटेड, वोमन ग्लैंड से रिलेटेड। दिस इज olfactory ग्लैंड बच्चे। So this is the olfactory gland. तो olfactory is related to the smell and smell is related to the nose. वहीं से आपको मिलेगा हिंट। ग्लैंड पढ़ लेना ये, दिस इज नॉट अ बॉमन कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द ऑर्निथिन साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल मतलब यूरिया वाली साइकिल में आपको पता है हमने अमोनिया लिया था, और अमोनिया की हेल्प से हमने यूरिया की फॉर्मेशन करी थी। कहाँ पे? लीवर में। लीवर में कौन बनाते हैं यूरिया को? हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स यानी लीवर के सेल्स बनाते हैं। तो ये जो हिपैटोसाइट्स है ये हिपैटिक वेन के थ्रू आपको पता है कहाँ लेके जाएंगे इसको? राइट पार्ट ऑफ द, राइट साइड ऑफ द हार्ट में लेके जाएंगे। और वहां से इस तरह से साइकिल मैंने ये सारी करवाई थी, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें जरूर होगा। तो देयर इज अ अमोनिया एंड देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो, विच आर द वेस्ट मटेरियल विच आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड में से हमने इन दोनों को रिमूव करा था। तो अमोनिया इज देयर, और यूरिया नहीं लिखना है यहाँ पे, इस ऑप्शन को कहीं सही मत मान लेना। ये आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इज द करेक्ट ऑप्शन। यूरिया की तो फॉर्मेशन अमोनिया से करी है, लेकिन करी कहाँ है? लीवर में। फिर लीवर में से हमने इसको निकाल के किडनी के थ्रू जो है एक्सक्रीशन करा है यूरिया का। तो हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन था कि ब्लड में से कौन सा वेस्ट है जिसको हमने रिमूव करा है। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ब्लड, तो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को हमने रिमूव करा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, खाना नहीं खा रहे हैं और फास्टिंग की कंडीशन में अगर बॉडी है हमारी, तो इसका मतलब यूरिया की फॉर्मेशन तो नहीं होगी, देयर विल बी नो यूरिया इन दैट बॉडी। फिर एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ व्हाट विल बी फाउंड इन हिज यूरिन, तो यूरिन में एबनॉर्मल क्वांटिटी में कौन पाया जाएगा, एबनॉर्मल क्वांटिटी में किसकी मात्रा जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी अगर आप फास्टिंग कंडीशन में है। सो देयर इज नो ग्लूकोज फॉर्मेशन इज देयर, ग्लूकोज की कमी होगी, तो बॉडी जो है आपको पता है बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, तो पैनक्रियाज के ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज के रिलीज में हेल्प करता है। इसके अलावा बॉडी में जितने लिपिड्स हैं, बॉडी के जितने भी लिपिड्स हैं, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है, इट ब्रेक डाउन एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कीटोन बॉडीज, एंड दिस कीटोन बॉडीज इट विल बिकम इन एक्सेस इन द यूरिन, अगर इसकी प्रेजेंस जो है एक्सेस में इंक्रीज इन नंबर इसका हो जाए, then in urine this disorder is known as a ketonuria। तो ये जो है ये प्रॉब्लम आ जाएगी अगर लिपिड जो है उनको हम यूज करते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारे लिपिड जो हैं वो ब्रेक डाउन होने पे किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कीटोन बॉडीज की, एंड द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज नोन एज अ कीटोन्यूरिया। सो दिस इज कीटोन्स हेयर एबनॉर्मल क्वांटिटी में अगर यूरिन में हमें ये देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन, देन दिस विल हैपन। ओके, सो द आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ अ ग्लूकोज इन द यूरिन। हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी हैं, अगर कभी भी ग्लूकोज यूरिन में इंक्रीज हो जाए देन द टर्म इज नोन एज अ ग्लाइकोसूरिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म। एंड कभी भी कीटोन बॉडीज जो है उनका नंबर, कभी भी कीटोन्स जो है बॉडी में अगर वो इंक्रीज कर जाए इन यूरिन, देन इट इज नोन एज कीटोन्यूरिया, दिस इज न्यूरिया, ठीक है, दिस इज सूर्या एस से, एंड दिस इज एन न्यूरिया। डायबिटीज मेलिटस की प्रॉब्लम इसमें मत ऐड कर देना कि ग्लूकोज का जो है एक्सेस हो गया, दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड, अगर ब्लड में इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोज तब हम डायबिटीज मेलिटस उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि आपका जो नेम है दैट इज दिस वन, ग्लूकोज इन द यूरिन इज ग्लाइकोसूरिया। So the next question is, what is the diameter of the रीनल एफरेंट वेसल। आपको पता है कि रीनल जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी जो है, इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, रीनल आर्टरी विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, उल्टा बना दिया, एक मिनट, हाँ जी, तो मेरे पास थी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी ने इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज द रीनल आर्टरी, जो आगे जाके क्या बनाएगी, ये बनाएगी एफरेंट आर्टीरियोल, एंड दिस एफरेंट आर्टीरियोल विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, फिर आगे जाके वो थिन हो जाएगी, ठीक है। इसका डायमीटर जो है वो ग्रेटर होता है, ये मोटी होती है, इसका डायमीटर जो है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू द इफरेंट आर्टीरियोल, दिस इज द इफरेंट, एग्जिट कर रही है इफरेंट आर्टीरियोल, एंड एफरेंट आर्टीरियोल इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, बहुत सारी, एक ब्लड वेसल, ये एक ब्लड वेसल थी और इसी एक ब्लड वेसल से गुच्छा बन गया है पूरा, दिस इज नोन एज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, एंड दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं हम लोग, एंड इट विल लेड टू द इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो लार्जर है एज कंपेयर टू द इफरेंट, ये मोटी है, मोटी वेसल है एज कंपेयर टू द इफरेंट आर्टीरियोल, तो यहाँ पे जो डायमीटर है इज द लार्जर देन दैट ऑफ द इफरेंट आर्टीरियोल। आपको ये बात याद रखनी है कि आने वाली जो है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि जैसे वेट लॉस की जर्नी होती है ना कई लोगों की, कि पहले तो मैं 90 kg था और बाद में मेरा वजन जो है वो 50 kg रह गया। सो दिस इज अ ट्रिक कि यहाँ पे ना वेट लूज का कुछ चक्कर चल रहा है, तो यहाँ पे पहले वेट ज्यादा था फिर थोड़ा वेट कम हो गया। सो दिस इज अ स्मॉल ट्रिक टू रिमेम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
What eliminate the excretory product of the mammalian embryo? अगर mammalian embryo में से excretory product जो है अगर उसको एलिमिनेट करना हो तो इनमें से कौन जो है वो हेल्प करता है? प्लेसेंटा हेल्प करता है, एमनियोटिक फ्लूइड हेल्प कर रहा है, एलेंटॉयस या यूरेटर? यूरेटर तो आपको पता है यूरिन की कंडक्शन करके उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। Placenta is the important part which give nutrition to the fetus or the embryo and help to remove the excretory product. ये रिमूवल में हेल्प करता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या कुशन का काम करता है बच्चे? ये कुशन यानी प्रोटेक्शन का काम करता है। कुशन, स्पेलिंग मिस्टेक, कुशन का काम करता है। एलेंटॉयस की बात करें तो एलेंटॉयस जो आपका लिक्विड वेस्ट है उसको कलेक्ट करके ना, लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करने का काम करता है और कलेक्ट करके वो रिमूवल इसके थ्रू करेगा, प्लेसेंटा के थ्रू। ये सिर्फ कलेक्ट करने का काम करता है। एलेंटॉयस हेल्प टू कलेक्ट द लिक्विड वेस्ट इन द बॉडी और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कुशन की तरह काम करता है, ठीक है। और प्लेसेंटा जो है ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और रिमूवल भी करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द एम्ब्रियो। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 59 पे पहुंच गए हम लोग। अ कंसंट्रेटेड डिल्यूट यूरिन, आपको पता है पहले तो हमने यूरिन की फॉर्मेशन करी थी किडनी में और फिर हमने उसको स्टोर करा था। तो जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम देखते हैं कि हमने मैक्सिमम वाटर को क्या करा था, रीअब्जॉर्ब करा था, ठीक है, रीएब्जॉर्ब करा था जब हम यूरिन की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो कंसंट्रेटेड और डिल्यूट यूरिन जैसा भी यूरिन बन रहा है, दिस इज अ स्पेशल मैकेनिज्म, वो किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा होता है एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज, जब आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन तब आप इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ यूरिन इज डन विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। वेयर इज दिस? दिस इज द आंसर, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसको हम ऑपोजिट फ्लो भी कहते हैं। ऑपोजिट फ्लो किस चीज का? जब हम लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, दिस इज द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होती है असेंडिंग लिम्ब। इसमें ऑपोजिट फ्लो देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, और ऑपोजिट काम भी चल रहा होता है। यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, मैक्सिमम वाटर इज परमिएबल हेयर, दिस इज परमिएबल हेयर, है ना। और अगर असेंडिंग पार्ट को देखें तो असेंडिंग पार्ट से आपका NaCl जो सॉल्ट है वो परमिएबल है, दिस इज अ परमिएबल, ठीक है। और इसी तरह से हम बात करते हैं ऑपोजिट फ्लो की, किसमें? वासा रेक्टा में। एंड दिस वासा रेक्टा इज, दिस वासा रेक्टा इज पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, इसी के पैरेलल रन कर रही होती है। तो इसमें भी ऑपोजिट चल रहा होता है, इसमें इस तरीके से काम चल रहा होता है। दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब, दिस इज द असेंडिंग पार्ट। तो यहाँ पे भी ऑपोजिट फ्लो चल रहा होता है। सो दिस is related to the reabsorption of many things and this is known as a counter current mechanism. So the answer is D option. Next question है हमारे पास 60. There is a fluid in the dialysis unit. जब भी हमें किडनी फेलियर होता है बच्चे, तो हमने नाम सुना ना, जिसको किडनी, जिसकी किडनी काम नहीं करती, जिसका किडनी फेलियर का चल रहा है, वो डायलिसिस के लिए जाते हैं, ये भी सुना है। तो डायलिसिस के लिए जो लोग जाते हैं, मशीन के अंदर वो जो अपरेटस है उसके अंदर क्या डाला जाता है, उस वो जो पेशेंट है, वो जो पर्सन है विच इज रिलेटेड टू द किडनी फेलियर, उनका ब्लड सैंपल जो है, पूरा ब्लड जो है उनका चेंज होता है। तो ब्लड डालते हैं, ठीक है, और ब्लड इस मशीन में डालने से उसके अंदर, जो ब्लड के अंदर बहुत सारा यूरिया होता है ना, वेस्ट होता है, उसको हमने इस मशीन से क्या करना होता है, यूरिया को रिमूव करना होता है। वी हैव टू रिमूव द यूरिया फ्रॉम द ब्लड, ये काम कर रहे होते हैं हम। तो उस मशीन में यूरिया होता है, उस मशीन में एक्चुअली कोई यूरिया नहीं होता, बल्कि जितना ब्लड में यूरिया है, हमारा काम तो उस मशीन से उस यूरिया को रिमूव करना होता है। तो मशीन में क्या होता है, दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा की तरह बाकी सारा कंटेंट है इस मशीन के अंदर, एक्सेप्ट दैट इट हैज नो यूरिया, इट हैज नो यूरिया। और हमारा काम भी क्या होता है,
कि किडनी फेलियर के टाइम पे वो जो पेशेंट है जिसका ब्लड का हमने सैंपल जो है इस मशीन में से पास करना है, उसकी बॉडी से सारा यूरिया जो है वो बाहर निकालने, उस वेस्ट को बाहर निकालने का काम करना होता है हमने डायलिसिस मशीन से। सो देयर इज नो यूरिया in that fluid. There is a fluid in the dialysis unit which has no urea. So this is the C option is the correct answer. Which of the following cause increase in the sodium reabsorption in the DCT? Which of the following cause increase in the sodium reabsorption in the DCT? DCT की reabsorption, DCT में बच्चे आपको याद रखना है there is a aldosterone which is the important hormone and there is also ADH also present. Aldosterone help in the reabsorption of the sodium. Okay, DCT में इसका याद रखना है। इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन और कहाँ प्रेजेंट होता है? कोलेक्टिंग डक्ट में भी प्रेजेंट होता है, उसमें भी एल्डोस्टेरॉन हेल्प करता है। ठीक है, सो यहाँ पे इंक्रीज इन द एल्डोस्टेरॉन लेवल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 62 है हमारे पास। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। प्लेन सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में प्रेजेंट होता है फ्लेम सेल्स, जिनको हम सोलिनोसाइट भी बोलते हैं, हम नेफ्रिडिया भी बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। एनिलिड्स में एनिलिड्स में आपके नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, ना कि ग्रीन ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होते, ये क्रस्टेशियंस में प्रेजेंट होते हैं। एंड कॉलम ऑफ बर्टिनी आर द कोनिकल प्रोजेक्शंस ऑफ द रीनल पेल्विस का कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं, कॉलम ऑफ बर्टिनी तो जो हमारा कॉर्टेक्स पार्ट होता है ना, किडनी का कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है, उसका एक्सटेंडेड पार्ट है कि उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो वो मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में आपको एक्सटेंडेड होते हुए दिखेंगे। दिस इज द किडनी, बीन शेप किडनी। तो ये जो मेडुलरी पिरामिड है, ये बाहर वाला पार्ट, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर जाता है बिटवीन दीज टू मेडुलरी पिरामिड। दिस इज मेडुलरी पिरामिड। तो इसके बीच में एक्सटेंडेड आपको कॉर्टेक्स दिखेगा, उसको आप नाम दोगे कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी मुझे गलत लग रहा है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। तो यहाँ पे अकेला फर्स्ट जो है वो तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। प्लेन सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द फ्लैटफॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों जो इनकरेक्ट है, शायद इन्हीं को करेक्ट लेके चलना है मुझे। सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि अकेला फर्स्ट वन तो दिया नहीं है कहीं भी, मैं तो इसके साथ तो नहीं जा सकती। तो यहाँ पे ये जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोनों दी हैं, यहाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू? यूरिन इज हाइपरटोनिक इन द डीसीटी, नहीं बच्चे ये गलत दिया है। डीसीटी में पहुंचते हुए ऑस्मोलैरिटी 200 पहुंच जाती है, जिसका मतलब है अब यूरिन हाइपोटोनिक बन गया है, ना कि हाइपरटोनिक। जैसे ही हाइपोटोनिक सिचुएशन हमने देखी है ना कभी भी यूरिन की, जो कि हमने देखी थी लूप ऑफ हेनले में, सबसे लास्ट में, जिन्होंने एनसीईआरटी का ये डायग्राम अच्छे से पढ़ा है उनको पता होगा, लूप ऑफ हेनले में हाइपरटोनिक सिचुएशन हुई थी जब ऑस्मोलैरिटी पहुंच गई थी 1200 तक। ठीक है, हाइपरटोनिक मतलब सॉल्ट जो है वो एक्सेस में हो गया था, क्योंकि लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग वाले पोर्शन में, डिसेंडिंग लिम्ब में जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे, तो वाटर जो है वो तो सारा रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो बाहर चला गया था, तो जो फिल्ट्रेट था उसमें ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई थी, यानी 1200 तक पहुंच गई थी। तो हाइपरटोनिक होता है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले में, यानी नीचे की तरफ जाते हुए। दिस इज नॉट करेक्ट। When the urine passes into the collecting tubule, it become hypotonic, नहीं, यहाँ पे hypertonic बनता है। यूरिन इज आइसोटोनिक इन द पीसीटी, बिल्कुल सही बात। पीसीटी के टाइम पे 300 ऑस्मोलैरिटी जो है वो देखने को मिली थी हमें, तो इट इज आइसोटोनिक सेम एज दैट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वासा रेक्टा हम अगर लगा लें तो दिस इज आइसोटोनिक। ओके, and urine become more and more hypotonic as it passes through the Henle loop। जैसे इसमें भी मैंने कहा ना, डिसेंडिंग पार्ट में क्या हो रहा है वो बताइए। डिसेंडिंग पार्ट में नीचे की तरफ जाते हुए हाइपोटोनिक बताना है आपको, और जब ऊपर की तरफ नेक्स्ट पार्ट में इस तरह से यू शेप लूप ऑफ हेनले में जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं, असेंडिंग पार्ट में जाते हैं,
तो असेंडिंग पार्ट में ऑस्मोलैरिटी जो है वो हाइपोटोनिक जो है वो होती जाती है, यानी पहले थी 300, फिर नीचे की तरफ जाते हुए इस तरह से 400, देन 600, देन 800, देन 1200 हाइपरटोनिक सिचुएशन में पहुंच गई। और जैसे ही असेंडिंग पार्ट में हम गए, दिस इज द असेंडिंग पार्ट, तब ये कम होती जाती है एंड अप टू 200 ये रीच करती है। तो यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया है, सो आई विल गो विद ओनली द थर्ड ऑप्शन, दैट इज थर्ड ओनली इज द करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू पोडोसाइट्स अकर? पोडोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते थे बच्चे? पोडोसाइट्स इस तरह से कुछ सेल्स होते थे जो कि कहाँ प्रेजेंट होते थे, अगर किसी को याद है तो ये बोमन कैप्सूल में प्रेजेंट होते थे। दीज आर प्रेजेंट इन बोमन कैप्सूल की अंदर वाली जो लेयर है जिसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, वहां पे प्रेजेंट थे पोडोसाइट्स, और जिनके बीच बीच में स्लिट पोर्स होते थे। और ये स्लिट पोर्स किस चीज में हेल्प करते थे? ये स्लिट पोर्स प्रोटीन का जो पैसेज है उसको प्रिवेंट करते थे, प्रिवेंट द पैसेज ऑफ यूरिन, प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्रोटीन्स, जो लार्ज साइज के प्रोटीन्स है, स्मॉल साइज के प्रोटीन्स है, उनको आगे जाने से रोकते थे, ताकि फिल्ट्रेट में सिर्फ हमारे पास एक दो चीजें जो है जैसे ग्लूकोज है और जैसे कि वाटर है, सॉल्ट है, उनका पैसेज हो सके। तो दीज आर प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी। बोमन कैप्सूल भी बोल सकते हैं, बोमन कैप्सूल उसी पार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है ऊपर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, नीचे बीच में, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड देन वी हैव अ बोमन कैप्सूल। कप शेप का जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज अ बोमन कैप्सूल। उसके बाद हमारा पीसीटी का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है। सो ग्लोमेरुलस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्निथिन साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल मतलब यूरिया साइकिल, ऑब्वियसली क्या बनेगा? यूरिया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द ह्यूमन बॉडी टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिटॉक्सिफाइड बाय। ये तो बहुत सारी कंडीशन पे हमने सुना है कि हमारी बॉडी में जितने टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारी बॉडी का लीवर जो है वो रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी का नाम नहीं चलेगा, एक्सक्रीशन की बात नहीं कर रहे। इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना, इसका काम है एक्सक्रीशन करना, डिटॉक्सिफाई करना, करने का काम होता है लीवर का। तो यहाँ पे सही आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, लीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम यूरिया कंटेंट? अब ये भी मैंने क्वेश्चन पहले करवाया था, जब मैंने यूरिया साइकिल आपको पढ़ाया था तब प्रॉपर तरीके से मैंने बताया था कि यूरिया को फॉर्म करने के लिए हमारे लीवर के जो सेल्स हैं, यानी जो हिपैटोसाइट्स हैं, वो सारा ये जो यूरिया है उसको कहाँ बना के भेजते हैं? मैक्सिमम जो है प्रेजेंस कहाँ पे होती है? हिपैटिक वेन में। हिपैटिक वेन जो है वो वेना कावा के थ्रू, दिस इज द वेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको, और ये जो जिसमें यूरिया प्रेजेंट है वो वाले ब्लड को वेना केवा राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो सेंड कर देती है। राइट साइड ऑफ द हार्ट मतलब राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स में। आपको पता है लंग्स में ये सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाएगी, माइनस CO2 तो हो जाएगा, लेकिन वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है विद यूरिया प्लस यूरिया, ये कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, यानी लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको पता है कि कहाँ जाएगा? ऑटा में। ऑटा का काम होता है सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाना, वो किडनी के पास जाएगा, किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू, रीनल वेन, इस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट चलता है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो है बच्चे वो प्रेजेंट होता है हिपैटिक वेन में। यहाँ पे आंसर है मिनिमम पूछा था, ओके। अभी किडनी में ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जब हो जाता है, दिस इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, तो जो आपका ब्लड है अब वो रीनल वेन के थ्रू, अब फिल्ट्रेशन का काम तो हो गया, यूरिया तो बाहर निकाल दिया, यहाँ पे मिनिमम यूरिया देखने को मिलेगा। मैं मैक्सिमम का सोच रही थी, यहाँ पे वर्ड है मिनिमम यूरिया, तो मिनिमम प्रेजेंट होता है रीनल वेन में, जो कि फिर से वेना कैवा के थ्रू इस साइकिल को कंटिन्यू करेगा। तो मिनिमम है यहाँ पे रीनल वेन में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे लिखा है
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बेलिनी डक्ट? ऑलरेडी वी हैव डन बेलिनी डक्ट बच्चे, जब कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहे होते हैं ना हम, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे जो डीसीटी हैं वो ओपन अप हो रहे हैं, दिस इज अ कलेक्टिंग डक्ट ना। तो कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट में हमें डक्ट ऑफ अ बेलिनी देखने को मिल रहा है, दिस इज द डक्ट ऑफ अ बेलिनी एंड इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द यूरिन। ठीक है, सिर्फ कंडक्शन करना, सिर्फ पैसेज देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द किडनी एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन इज ट्रू? कौन सी बात जो है वो सही है? लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट इम्पर्मिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट है, गलत लिखा है, इट इज परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट बच्चे। डिसेंडिंग लिम्ब जो है इम्पर्मिएबल टू वाटर, नहीं बच्चे ये गलत लिखा है, इट इज परमिएबल टू वाटर। DCT इज इनकैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग बाय कार्बोनेट, ये भी गलत लिखा है। नेक्स्ट ऑप्शन है 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, येस इट इज ट्रू। ओनली 1% जो है फिल्ट्रेट का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, सिर्फ यूरिन के लिए 1% फिल्ट्रेट ही काफी होता है। सो ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट पूछा था। यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which is to be expected if the Henle loop were absent from the mammalian nephron? आपको पता है लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग पार्ट में नीचे की तरफ जाते हुए क्या हो रहा था, बहुत सारा वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो इसका मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा अगर लूप ऑफ हेनले जो है वो एब्सेंट हो जाएगा ना एब्सेंट, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो यूरिन से बहुत सारा वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकलेगा, या मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत सारा डिल्यूट यूरिन जो है वो पास होगा, द यूरिन विल बिकम मोर डिल्यूट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चे, प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड चैनल and share this video with your friends so that they can also gain some help. Thank you बच्चा।